हाँ बेटा, हम पाचक ग्रंथियों का डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है, ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया था कि अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित है। इनका एक चित्र बनाकर भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया आमाशय, और आमाशय से आगे एक सी आकार की संरचना है जिसको हम बोल रहे हैं ग्रहणी। ग्रहणी के बीचों बीच इसकी भुजाओं में एक पत्ती के आकार की कटी फटी संरचना उपस्थित है जिसको हम बोल रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो ये हो गई बेटा अग्नाशय ग्रंथि जो इनकी भुजाओं में उपस्थित है। ये जो है इसको हम बोल रहे हैं ग्रहणी। तो अग्नाशय ग्रंथि ग्रहणी की भुजाओं में उपस्थित होती है। तो यहां पर हमें एक थोड़ी सी चीज और देख लेनी है कि इसके अंदर कुछ संरचनाएं हैं वो उपस्थित है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके बीच में, अग्नाशय के बीच में हमें एक नलिका दिखाई दे रही है, वो होती है अग्नाशय नलिका। और अग्नाशय नलिका के अंतिम सिरों पर यहाँ पर एक गुब्बारे नुमा संरचना है वो जुड़ी हुई रहती है ऐसे, जिसको हम कहते हैं एसिनी ऑफ पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय पुटिकाएं। तो ये अग्नाशय पुटिका यहाँ पर उपस्थित है। और अग्नाशय में कुछ कोशिकाओं के समूह हमें बीच बीच में इस प्रकार से दिखाई देते हैं जो कि इन पुटिकाओं के बीच में फैले हुए रहते हैं। ये जो एसिनी है इनके बीच में फैले हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो ये हो गई हमारे अग्नाशय की संरचना। तो यहां पर ये है आमाशय, और आमाशय से जस्ट नीचे की तरफ यहां पर उपस्थित है अग्नाशय। अग्नाशय में ये अग्नाशय नलिका हो गई, अग्नाशय नलिका है, और यहां पर ये जो संरचना अग्नाशय नलिका से कुछ नलिकाएं हैं वो विभाजित है, और उनके अंतिम सिरे पे कुछ गुब्बारे की तरह संरचना है वो अपने को दिखाई देती है जिसको हम एसिनी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो अग्नाशय है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि अग्नाशय अंतःस्रावी प्रकार की भी होती है और बाह्यस्रावी प्रकार की भी होती है। तो ये दोनों प्रकार का व्यवहार करती है, यानी ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि अग्नाशय मिश्रित स्रावी ग्रंथि है या फिर मिश्रित ग्रंथि है। इसका क्या मतलब हुआ, तो हम सीधा सीधा पहले समझ लेते हैं कि मान लो कि ये कोई कोशिकाएं हैं या कोशिकाओं का समूह है, ये किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम या हार्मोन का निर्माण कर रही है और इनको अपना हार्मोन यहां पर पहुंचाना है। तो जहां पर हार्मोन पहुंचाना है वो हो गया इसका लक्ष्य अंग।
तो यहाँ पर इसको हार्मोन पहुंचाना है, तो ये क्या करेगी, कुछ नलिकाओं के द्वारा, तो यहाँ से एक सीधी नलिका है, उस नलिका के द्वारा यहाँ पर ऐसे हार्मोन को पहुंचा देगी। तो जो ग्रंथि नलिका के द्वारा हार्मोन अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है उसको हम कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। लेकिन जो ग्रंथि अपना जो स्तरण है, जैसे मान लो कि ये कोशिकाएं हैं, यहां पे कुछ भी बन रहा है, हार्मोन है, तो ये यहां पर हार्मोन पहुंचाने के लिए ये इसका लक्ष्य अंग हो गया, यानी इस हार्मोन को यहां पर क्रिया करनी है, तो जहां पर क्रिया करनी है, जहां पर पहुंचाना है वो हो गया इसका लक्ष्य अंग। तो जहां पर ये लक्ष्य अंग तक पहुंचने के लिए यहां पर इसकी सीधी कोई नलिका नहीं है, लेकिन यहां पर रक्त वाहिनियों का संपर्क उपस्थित होता है। तो यहां पर ये क्या करेगी, यहां पे स्पेशल इनके लिए नलिका तो है नहीं, तो यहां पर ये अपना स्तरण है वो रक्त नलिकाओं में डाल देती है और रक्त नलिकाओं के द्वारा यानी रक्त के द्वारा वो इन तक पहुंच जाता है। तो इन प्रकार की ग्रंथियों को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी का मतलब होता है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती है जो अपने स्तरण को पहुंचाने के लिए, लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए नलिकाओं का उपयोग करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि अपने लक्ष्य तक या लक्ष्य अंग तक अपने स्तरण को पहुंचाने के लिए नलिकाओं का उपयोग नहीं करके रक्त धारा का उपयोग करती है, यानी अपना स्तरण है वो सीधा रक्त धारा में डाल देती है, वो हो गई अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अग्नाशय है वो मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, उनके बारे में अभी अपने डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, तो हम देख रहे हैं इनके अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये गुब्बारेनुमा संरचना अपने को जो दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं एसिनाई। और इनके बीच में ये जो संरचना अपने को दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो ये होगी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो कि हमें लाल रंग से दिखाई दे रही है बीच बीच में। तो इसका अंतःस्रावी भाग हो गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्योंकि यदि हम इसकी संरचना को यहां पर देखें तो ये होगी लैंगरहैंस की द्वीपिका की संरचना, और इसमें कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती है जो 3 प्रकार की होती है। तो यहां पर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है। तो ये जो ब्लैक में है वो होगी अल्फा कोशिकाएं, रेड में होगी डेल्टा कोशिकाएं, और ग्रीन में होगी गामा कोशिकाएं, सॉरी बीटा कोशिकाएं। तो हम देख रहे हैं बेटा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है। वो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हो गई, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। तो यहां पर जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन का स्तरण करती है, बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन का स्तरण करती है,
और जो डेल्टा कोशिकाएं हैं वो सोमेटोस्टेटिन का स्त्रण करती है। और सोमेटोस्टेटिन एक निरोधक हार्मोन है। निरोधक का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ से सोमेटोस्टेटिन निकला तो वो इन ग्रंथियों के, इन जो बाकी की जो सारी कोशिकाएं हैं, इनके अति स्त्रण पर रोक लगाती है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा अपना हार्मोन सिक्रीशन नहीं करने देती। यानी ये जो ग्रंथियां हैं यदि बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाने लग जाएगी तो यहाँ से सोमेटोस्टेटिन निकलेगा, डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन निकलेगा, और ये सोमेटोस्टेटिन है वो इनके स्त्रण पर रोक लगा देगा। और उनके साथ में ये थोड़ा सा सीरोटोनिन भी सिक्रीशन करती है। सीरोटोनिन है वो रक्त वाहिनियों में संकुचन को पैदा करता है, यानी रक्त वाहिनियां हैं उनको संकुचित करने का कार्य करता है। तो हम देख रहे हैं अभी बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि इसका कौन सा भाग है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एसिनी ऑफ पैनक्रियाज, यानी कि जो इसकी जो एसिनी है अपने को ये जो दिखाई दे रही है, इनमें जो पुटिकाएं दिखाई दे रही है वो होती है इनके बाह्यस्रावी भाग। एसिनाई इसका बाह्यस्रावी भाग है, और यह कुछ पाचक एंजाइमों का स्त्रण करती है। तो बस ये इतनी सी संरचना है जो अपने को अग्नाशय में देखनी है। और यहाँ पर इनका हम नामकरण करें तो ये होगी बीच में अग्नाशय नलिका, और यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि लीवर से निकलकर यहाँ पर एक नलिका आती है और वो इनके साथ में मिल जाती है ऐसे, और फिर लीवर अपना यानी जो पित्रस है और ये यहाँ पर अग्नाशय रस है, दोनों एक ही छिद्र के द्वारा ग्रहणी में भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एसिनाई है अपने को जो दिखाई दे रही है, जो गुब्बारेनुमा संरचना अपने को दिखाई दे रही है, पुट्टिकाएं दिखाई दे रही है, वो अपना स्त्रण डालती है इन नलिकाओं में, और इन नलिकाओं के द्वारा पहुंचता है हमारे अग्नाशय में। तो जो नलिकीय स्त्रण होता है वो होता है बाह्य स्त्रण। और इनके बीच में जो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं जो रेड कलर में अपने को दिखाई दे रही है वो अपना स्त्रण डालती है रक्त में, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग है। यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है और ये कुछ हार्मोन से उनका स्त्रण करती है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं आंतरीय ग्रंथियों की। तो आंतरीय ग्रंथियां हमारी आंत्र में उपस्थित होती है। आंतरीय ग्रंथियां, तो हमें यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार की ग्रंथियों को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रूनर्स ग्रंथियों को। ब्रूनर ग्रंथियां, और ब्रूनर की ग्रंथियों के बाद में हम पढ़ेंगे लीबरकुहन की दरारें। लीबरकुहन की दरारें, तो इनको हम पढ़ेंगे भी। तो हम देखते हैं कि ब्रूनर ग्रंथियां क्या होती हैं। ब्रूनर ग्रंथियां हमारे ग्रहणी में उपस्थित होती है। तो इनकी लोकेशन हम देखें तो ये कहाँ पर उपस्थित होती है, ग्रहणी की सब म्यूकोसा में। यानी हम बोल सकते हैं सब म्यूकोसा को हम बोलते हैं आद्य श्लेष्मिका। तो ये सब म्यूकोसा में उपस्थित होती है, ग्रहणी की सब म्यूकोसा में। यानी हमने आहार नाल के 4 स्तर किए थे। सबसे पहले सिरोसा, फिर मस्कुलरिस यानी कि पेशीय स्तर, और पेशीय स्तर के बाद में आद्य श्लेष्मिका, और आद्य श्लेष्मिका के बाद में श्लेष्मिका, इनको हमने पढ़ा था। तो ये आद्य श्लेष्मिका में उपस्थित होती है। तो ये क्या करती है, यह म्यूकस का स्त्रण करती है, यानी कि श्लेष्मा का स्त्रण करती है। यह श्लेष्मा का
स्तरण करती है। तो ये श्लेष्मा का स्तरण करने वाली बहुकोशिकीय ग्रंथि है। तो श्लेष्मा का स्तरण करने वाली बहुकोशिकीय ग्रंथि कौन सी होती है? ब्रूनर ग्रंथियां। और ये ब्रूनर ग्रंथियां हैं वो ग्रहणी की संयुकोसा में उपस्थित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। तो इसके बाद में हम बात करें लीवरकुहन की दरारें। लीवरकुहन की दरारें क्या होती है कि हमने छोटी आंत के भाग पढ़े थे। छोटी आंत में 3 भाग थे, ग्रहणी, मध्यांतर और क्षुद्रांत्र। तो ग्रहणी में पाए जाने वाली जो ग्रंथि है वो है ब्रूनर ग्रंथियां, और क्षुद्रांत्र और जो मध्यांतर यानी मध्यांतर और क्षुद्रांत्र दोनों में उपस्थित होगी वो है लीवरकुहन की दरारें। तो लीवरकुहन की दरारें क्या होती है? एक सामान्य संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारी छोटी आंत में बहुत सारे उभार उपस्थित होते हैं। तो इनको हम बोलेंगे रसांकुर, और इन रसांकुरों के बीच में कुछ नलिका नुमा ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो यहाँ पर इसकी जो आंतरिक उपकला है, यानी सबसे अंदर की तरफ जो कोशिकाओं की परत होती है वो होती है स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी। तो यहाँ पर ये बनी हुई है स्तंभाकार कोशिकाओं की। तो ये स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी हुई उपकला हो गई, जो कि हमारे छोटी आंत के अंदर सबसे अंदर की तरफ उपस्थित होती है। अब हम देख रहे हैं कि इनके बीच में, इनको बोलते हैं जो उभरी हुई संरचना अपने को दिखाई दे रही है, इनको हम बोलेंगे रसांकुर। तो इन रसांकुरों के बीच में यहां पर कुछ दरारें अपने को दिखाई दे रही है। तो इन दरारों को हम बोलेंगे लीवरकुहन की दरारें। तो यहां पर जो लीवरकुहन की जो दरारें हैं, यानी इन दरारों को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, लीवरकुहन की दरारें। इन दरारों में 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है मुख्य रूप से, जिसमें से सबसे विशेष कोशिका यहां पर होती है पेनेथ कोशिका। तो ये पेनेथ कोशिकाएं हो गई। पेनेथ कोशिकाओं के बाद में यहां पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती है वो होती है आंतरीय कोशिका। तो ये हो गई यहाँ पे इनके चारों तरफ आंतरीय कोशिका। और भी यहाँ पे कोशिकाएं उपस्थित होती है जिनको हम बोलते हैं श्लेष्मा कोशिकाएं। तो यहाँ पर ये श्लेष्मा कोशिकाएं हैं वो भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे श्लेष्मा कोशिका की। श्लेष्मा कोशिकाएं, तो श्लेष्मा कोशिकाएं उनको हम कलश कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। कलश कोशिकाएं। और इनके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो उपस्थित कोशिकाएं हैं इनको हम कहेंगे आंतरीय कोशिकाएं। आंतरीय कोशिकाएं। और आंतरीय कोशिकाओं के जस्ट नीचे की तरफ जो कोशिकाएं हमें जो दिखाई दे रही है उनको हम कहेंगे पेनेथ कोशिकाएं। तो इस तरह से जो लीवरकुहन की दरारें हैं, यानी इन रसांकुरों के मध्य जो दरारें उपस्थित है उनको हम लीवरकुहन की दरारें बोल रहे हैं। और लीवरकुहन की दरारों में यहाँ पर जो कोशिकाओं की जो परत होती है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, श्लेष्मा कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं और पेनेथ कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो श्लेष्मा कोशिकाएं हैं वो श्लेष्मा का स्तरण करती है। श्लेष्मा है वो इन आंत्र में अंदर की तरफ ऐसे फैला हुआ रहता है, तो ये श्लेष्मा का स्तरण करती है। आंतरीय कोशिकाएं हैं वो कुछ पाचक एंजाइमों का स्तरण करती है, एंजाइम। तो आंतरीय कोशिकाएं यहाँ पर पाचक एंजाइमों का स्तरण करेगी। और ये जो पेनेथ कोशिकाएं हैं वो लाइसोजाइम का स्तरण करती है। और लाइसोजाइम है वो क्या करेगा, वो प्रतिजीवाणुविक होता है, जिसका डिस्कस हम कर चुके हैं। तो ये प्रतिजीवाणुविक होता है जो कि जीवाणुओं को मारता है।
जीवाणुओं को मारना इसका कार्य हो गया। यानी हमारी आंत्र में जब जीवाणु बढ़ जाते हैं तो इनकी वृद्धि पर रोक लगाने का कार्य कौन करता है? यहाँ पे इनकी करती है पेनिथ कोशिकाएं। पेनिथ कोशिकाएं हैं, फिर वो लाइसोजाइम का स्तर करेगी जिससे यहाँ पर जीवाणुओं की ज्यादा वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए ये होता है प्रतिजीवाणु, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने वाला। पाचक एंजाइम है, वो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये संरचना होगी लीवर कुहन की दरारों की।